हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। आई होप आप लोगों को ये हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी, है ना। कंसेप्ट आपके थोड़े से क्लियर हो रहे होंगे। स्ट्रेटजी पे कैसे फोकस करना है, अप्रोच किस तरीके से सवाल को हमें अप्रोच करना है, वो आई थिंक वो आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, मतलब जो बिल्कुल बिगनर हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि दिखने में थोड़ा सा, है ना, डरावना लगे, भयानक लगे। हो सकता है उनको लगे यार ये सब क्या है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमने नहीं सुनी। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टार्ट तो बेसिक से करते हैं, लेकिन क्योंकि ना हमारा लेवल ही CSI नेट का बेटा ऐसा है कि थोड़ा सा हमको एडवांस पार्ट तक जाना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार आप जब अपना सिलेबस फिनिश कर लोगे, जब आप एक बार ये पूरे कंसेप्ट थ्योरेटिकली पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप इस पर आओगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगी। ठीक है, तो अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा, अगर आप शुरुआत भी कर रहे हो, तो मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा एटलीस्ट गो थ्रू दिस सोल्यूशन, है ना। ताकि थोड़ा सा आपको मतलब एक आइडिया लगे आपको, है ना। ये ना लगे आप ये मत सोचो कि नहीं, जब हम पूरा पहले थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद सवाल करेंगे। आप दोनों चीज़ें पैरेलली करते रहो, तो आप क्या कर पाओगे, जब आप वो थ्योरी पढ़ोगे ना, तो उससे आप इसको आसानी से क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 से लेके 50 तक के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या है ना, वो आपके एनालिटिकल या थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रहा है। अब इसमें ये सवाल ऐसा नहीं है कि जिसको आता होगा वही कर सकता है। ये जनरली वो हर इंसान कर सकता है जो वहाँ पे एब्सेंट माइंडेड ना हो, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जिसमें कॉमन सेंस हो। और कॉमन सेंस की बेटा प्रॉपर्टी यही होती है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो अब इसमें देखो क्या है, उन्होंने एक रिएक्शन दी है, मतलब 4 रिएक्शन दिए हैं, और पूछा द रिएक्शन डेट इज कैरिड आउट बाई कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो जनरली जब हम पढ़ते हैं बायो इनऑर्गेनिक, तो उसमें इस टाइप के सवाल नहीं आते हैं ना। हमें कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया जनरली, है ना, टेक्स्ट में मेंशन नहीं होते अनटिल एंड अनलेस आपको एक एडवांस या कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट इसके रिगार्डिंग पढ़ो। तो जैसे मान लीजिए अब मैं हूँ, जैसे सपोज करूँ मैं हूँ, मैं बायो इनऑर्गेनिक तो पढ़ के गया, लेकिन उसमें कहीं कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया मेंशन नहीं था। तो इस सवाल को क्या मैं छोड़ दूँ? नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो उसका सवाल आपका 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा, इवन दो आपको इसका करेक्ट आंसर पता ही नहीं। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। ये जो कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं, ये एक ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते। ये क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेट होता है ना, इसका प्राइमरी फंक्शन इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बट पार्डन। तो ऑक्सीडेशन करा देते हैं इसका, तो इनका बेसिकली पर्पस ही ऑक्सीडेशन होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमें पता नहीं था। तो ठीक है बेटा, पता नहीं था, फिर भी आप बिना पता किए भी बहुत सी चीज़ें पता कर सकते हो, इसका सवाल का जवाब पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? देखिए, आपको नहीं पता कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करेगा, तो ये जो 5 रिएक्शन दी है A B C D और E, इनका टाइप देख लेते हैं पहले कि क्या है। क्यों? आप ऑप्शन को देखो, कभी कभी क्या है ना, ऑप्शन से भी आंसर आ जाता है। ऑप्शन में 3 जो हैं स्टेटमेंट वो करेक्ट है, मतलब इन 5 में से कोई 3 करेक्ट है। ठीक है, तो क्या करते हैं देखते हैं। चलिए, NH3 से NO2 ये जो जा रहा है, NH3 से NO2, अब आप बताओ ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा कि रिडक्शन कहलाएगा? तो देखो, जो तरीका है, एक तो ये है कि मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बताऊं, है ना। पहले मैं NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे -3 होता है, NO2 में +4 होता है, तो -3 से केस में जा रहा है +4 में। -3 से +4 मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना। -3 से -2 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो -2, दूसरा करेगा तो -1, तीसरा करेगा तो, है ना। तो इस तरीके से -3 से प्लस कितना जा रहा है, 4 में जा रहा है। तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बट आपने ट्रिवियल डेफिनेशन अगर सुनी हो, पुराने ज़माने में क्या बोलते थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीजन अगर कहीं जुड़ रहा है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, एंड वाइस वर्सा। समझ में आया? तो अगर NH3 से NO2 अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये तो बिना देखे मैं बोल दूंगा ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा O2 से H2O2 का, तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन नहीं है, और H2O2 में हाइड्रोजन है, मतलब ये रिएक्शन में दिस इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलोगे हम, रिडक्शन। सी देख लीजिए बेटा, NO2 से माइनस है, NO3 माइनस, नाइट्राइट से नाइट्रेट, तो बेसिकली ये भी क्या है आपका, ऑक्सीडेशन। क्यों? एडिशन ऑफ, है ना, ऑक्सीजन। चलिए, डी क्या है आपका, H2S से S8,
तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल, तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। और लास्ट क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाएगा, रिडक्शन, है ना। तो ये हो गए ए, बी, सी, डी और ई। आप देख रहे हो इन 5 में से 3 रिएक्शन ऐसी हैं जो ऑक्सीडेशन की हैं और 2 कौन सी है, रिडक्शन की है ना। और हमें नहीं पता, मान लीजिए हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया का क्या काम है, हमें तो यही नहीं पता कि ये होते क्या है, तो काम तो बहुत दूर की बात है, कैसे निकालोगे। तो बेटा ऑप्शन अगर आप देखोगे ना, बी सी डी, ए सी डी, ए बी ई, बी सी ई, इसमें से इन्होंने हर 4 ऑप्शन में से 3 को ही सिलेक्ट किया है। तो 3 में से आप सोचो रिडक्शन वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि रिडक्शन वाले तो केवल कितने, 2, तो केवल कौन से बचे, 3, ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। बताओ, इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो। आपको पता नहीं है क्यूमुलेटोट्रोपिक होता क्या है, आपको ये पता नहीं है कि क्यूमुलेटोट्रोपिक करता क्या है, फिर भी आपने इसका आंसर दे दिया। तो ऐसे सवाल क्या होते हैं ना, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को ज़्यादा टेस्ट करते हैं, बजाय इसके कि आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करें। अब बहुत से बच्चे क्या है, इसी बात से परेशान होंगे कि यार ये कहाँ से दे दिया, अभी तो बायोलॉजी घुसा दी, कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया के टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है आपकी कोर केमिस्ट्री ही, लेकिन अब आपको थोड़ा सा क्या होगा, अलर्ट होके, है ना, थोड़ा सा अटेंटिव होके इस क्वेश्चंस को अटेंड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को क्या नॉर्मली जब आप एग्जाम देते हो तो अटेंटिव मोड पे ही देना है, अलर्ट होके ही देना है, ठीक है। किसी भी सवाल को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बेटा ये भी एक अच्छा सवाल है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा है, तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। देखो बेसिसिटी क्या होता है, बेस क्या होता है। तो बेस का काम ये होता है कि वो पूरे मॉलिक्यूल्स में से जो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन है उसको क्या करे, निकाल ले, एब्स्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज बेसिसिटी, या टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड एज बेसिसिटी। अच्छा, कौन कितना अच्छा बेस होगा या किसकी बेसिसिटी कितनी ज्यादा होगी, ये किस बात पर निर्भर करेगा, तो इस बात पर निर्भर करेगा कितनी आसानी से वो H+ आयन निकाल पा रहा है। तो जितनी आसानी से H+ आयन निकाल पा रहा है वो उतना अच्छा बेस होगा, मतलब उसकी टेंडेंसी H+ गेन करने की या H+ एब्स्ट्रैक्ट करने की उतनी ज़्यादा होगी, और इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी, जितना ज़्यादा आसानी से H+ आयन वो निकाल पाएगा, उतनी ज़्यादा वो क्या कहला शो करेगा, बेसिसिटी, या उतना अच्छा क्या होगा, बेस होगा। अच्छा, अब ये कैसे पता करेंगे कि जो बेस H+ निकाल रहा है वो आसानी से निकाल रहा है कि डिफिकल्टी के साथ निकाल रहा है, बताने तो आएगा नहीं, है ना, और कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा भी नहीं दिया ताकि हमें समझ में आए। तो देखो उसके लिए आप ऐसे कंसिडर करो, एक जनरल बेस कंसिडर करो, अभी जो ऑप्शन दिया है उस पर हम बाद में आते हैं। लेट्स कंसिडर अ जनरल बेस जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, ठीक है। इसका काम है H+ आयन को गेन करना, तो ये बेस का जो लोन पेयर है ये H+ आयन को गेन करेगा और क्या बनाएगा, BH पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस बेस के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। बाय द वे ये जो बेस था और ये जो BH+ था, इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, ये BH+ जो है ना इस बेस का कहलाएगा, क्या पता है आपको, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड, कॉमनली Ca लिख देते हैं हम, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड में केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है, एसिड के पास एक प्रोटॉन ज्यादा होता है बेस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। अब इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो तुम खुद जरा दिमाग लगा के बताओ कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो बन रहा है BH+, ये अगर ज्यादा स्टेबल हुआ या होगा तो इसके बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि कम होगी, तो ऑब्वियसली जितना स्टेबल BH+ होगा उतनी ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, मतलब उतनी आसानी से वो BH+ बनना चाहेगा, है ना। BH+ अगर हाईली स्टेबल है तो ये रिएक्शन बिल्कुल कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड। क्यों, बेस का लोन पेयर तुरंत H+ गेन करेगा और BH+ बना लेगा, क्यों, BH+ बन के हाईली स्टेबल है। लेकिन अगर यही BH+ अनस्टेबल हुआ तो क्या टेंडेंसी शो करेगा बनने की, नहीं। तो क्या ये बेस अपना लोन पेयर देगा, नहीं देगा। मतलब क्या होगा, ओवरऑल हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो जो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा
उसकी बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बस इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए पहले इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, तो इन दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझिए। ये डायएजीन के केस हैं बेसिकली, 2 नाइट्रोजन हैं, बट एक में अगर आप ऑप्शन 1 देखोगे नाइट्रोजन 1,4 पे है, सेकेंड में 1,3 पर है, और थर्ड पे कितने पर है, 1,2 पे। तो पहले तो मैं आपको क्या करता हूँ, है ना, मैं अब आप बोलोगे सर आप हंस क्यों रहे हो, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि है ना ये तो मेरे को देखते ही समझ में आ गया इसका आंसर, है ना। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, बात करते करते समझ में आ गया मेरे को, मैंने अभी कोई इसमें एनालाइज नहीं किया, जस्ट बाई सीइंग द क्वेश्चन मुझे इसका आंसर समझ आ रहा है। कैसे आ रहा है आप बोलोगे सर हमें भी बताइए, हमको भी ऐसे समझना है। तो एक बात बताओ, चलो पहले तो वो देख लेते हैं कि मेरे को डायरेक्ट देख के कैसे समझ में आया, मैकेनिज्म हम समझेंगे कि क्या होता है। देखो बेटा यहाँ पर जो ऑर्डर है 1, 2 और 3 का, ये आप देखोगे ना ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है। मतलब पहले 1,4 पे था नाइट्रोजन, सेकेंड वाला 1,3 पे हुआ, और जो थर्ड वाला है वो 1,2 पे है। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि ये जो ऑर्डर होगा ये लीनियर ऑर्डर है। लीनियर ऑर्डर मतलब जो भी इसका ऑर्डर होगा 1, 2, 3 होगा, 1 ज़्यादा होगा 2 ज़्यादा होगा, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा। पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब ये इसी ऑर्डर में होगा, या तो बेसिसिटी 1, 2, 3 होगी, मतलब 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 होगी, या 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 होगी। ये रैंडम नहीं हो सकती। रैंडम मतलब ऐसे नहीं हो सकती कि 3 ग्रेटर देन 1 हो जाए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे नाइट्रोजन की पोजीशन हम एक एक करके बदल रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो, तो पहले 1,4, 1,3 और 1,2 है। तो या तो ये 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 का केस है, या 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 का केस है। बीच का कोई रोल है नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो पहला वाला ऑप्शन देखो 1 ग्रेटर देन 3, तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, तो है ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन 2 ग्रेटर देन 1, बीच में 2 नहीं आना चाहिए, बीच में 2 आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं आ सकता? ऐसा नहीं कि आ सकता ही नहीं है, ये कोई रूल है, रूल नहीं है। हम सिर्फ एक क्या कर रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं कि 1, 2 और 3 जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें बिल्कुल सिक्वेंशियल अंतर है, तो ऑर्डर भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तीसरा ऑर्डर में देखो 3 ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन 3, 2, 1 आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन डायरेक्टली क्या होगा, यही वाला होगा। इस तरीके से एक होता है ना जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग, वो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैं आपको एक्चुअल जो लॉजिक है वो तो मैं समझा देता हूँ। तो मैंने आपको एक चीज़ तो ये बता दी कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो जितना एसिड, जितना ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, उतना क्या होगा आपका, उतना क्या होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी बेसिसिटी। तो थर्ड वाले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम पहले। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा डबल बॉन्ड है ना, हमेशा इस तरीके से छोटा बन जाता है, पर कोई बात नहीं। ये जो नाइट्रोजन है ये 1, 2 पोजीशन पे है। अच्छा, नाइट्रोजन जो है ना, इन दोनों के पास क्या है, लोन पेयर। तो पहला फैक्टर जो बेसिसिटी को अफेक्ट यहाँ कर रहा है वो है लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन, क्योंकि दोनों बिल्कुल एडजेसेंट है, दोनों के बगल बगल में लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। रिपल्शन से क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, ये अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल। कैसे करेगा स्टेबल, अपना लोन पेयर डोनेट करके, और डोनेट किसको करेगा, H+C को तो करेगा, तो इसकी टेंडेंसी H+ गेन करने की क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एक तो ऐसे समझ सकते हैं, दूसरा कैसे समझ सकते हैं, दूसरा ऐसे समझ सकते हैं, मैंने आपको क्या कहा था, ये जो लोन पेयर है ये क्या गेन कर लेगा, H+, और ये H+ गेन करके क्या बना लेगा, NH, और इसके ऊपर कैसा चला जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप देखो ये कैसा सिचुएशन बन रही है, ये कैसी सिचुएशन बन रही है कि A है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये है ना, इसको हम A मान ले, इसको हम B मान ले, ये डबल बॉन्ड B है, और B के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बगल वाले एटम पे लोन पेयर। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ये कैसी फोर्स होती है बेटा, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एक आयन और डाइपोल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल और पास आना चाहेंगे। तो ये जो आपका BH+ बना, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना, ये हाईली क्या होगा, स्टेबल, बिकॉज ऑफ द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो भी इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। तो वो तो मैंने आपको बता दिया, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 हो गई। अब बचा किस में, 1 और 2 में। तो ये कैसे देखोगे, तो 2 में नाइट्रोजन जो है वो क्या है, 1,3 पोजीशन में। अब मैं आपको 1 से समझा देता हूँ, बिल्कुल देखो, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। 1 में क्या है, 1 में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये क्या डायगोनली अपोजिट है, तो उसका लोन पेयर क्या है, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो होगा क्या, अब इसको चाहिए H+,
तो ऊपर वाला नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास आओ, नीचे वाला बोलेगा मेरे पास आओ, कहाँ जाएगा? अब किसी एक को तो खुश कर नहीं सकता, क्यों? दोनों नाइट्रोजन इक्वली पावरफुल हैं, दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर में वो सेम है, दोनों की पावर सेम है। तो अंतर क्या है? एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये नाइट्रोजन ऊपर से H+ आयन गेन करने का मतलब ऊपर से H+ आयन को अट्रैक्ट करेगा, ये नीचे से करेगा। तो ये क्या करेगा बेचारा H+ क्या करेगा? झूलता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। इफेक्टिवली क्या कोई भी नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से H+ आयन गेन कर पाएगा? नहीं। क्यों? यहाँ पे जो डाइपोल वेक्टर्स है ना वो क्या है? अपोजिट्स हैं। तो अपोजिट डाइपोल वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। एक तो ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा दूसरा कैसे समझ सकते हो? सेकेंड वाला ऑप्शन देखो, जो ये जो नाइट्रोजन है ये वाला, इसमें क्या है सिचुएशन बनती है? इसमें सिचुएशन ये बनती है कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर H+ आयन दे दे, ठीक है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर H+ आयन दे दे, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ रेजोनेंस करके इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है? आसानी से खत्म कर सकता है। यहाँ तो क्या है, वो दिक्कत नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ हो तो ये चीज़ यहाँ भी सकती है, लेकिन हो क्या रहा है बेटा, ये जो लोन पेयर है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक ऊपर से खींचेगा, एक नीचे से खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म, लड़ मड़ के खत्म हो जाएंगे, और ये तब तक तो काम कर देगा। तो ऑर्डर क्या हो गया बेटा? 3 > 2 > 1, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको तरीका वैसे ही बता दिया था कि अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं भी पता तो भी आप इसका निकाल सकते हो, जस्ट भाई कि आपको एक इसमें एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ, ये थोड़ा सा है ना, एक एक स्टेप एडवांस में है ना जा रही है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि स्टेप के सवाल आ रहे हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अमंग द फॉलोइंग इक्विवेलेंट सर्किट पूछा है ना, इसमें इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो ये आपका जो है ना इलेक्ट्रो एनालिटिकल का सवाल है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जहाँ हम इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस की स्टडी करते हैं बेसिकली ना। इट्स अ डबल लेयर थ्योरी आप लोगों ने सुनी होगी। तो क्या है, तो उन्होंने क्या पूछा इसमें, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसने बोला ए एंड बी पोलराइजेबल हैं कि नॉन पोलराइजेबल हैं। तो अब ये क्या चीज़ होती है भैया, क्या भला होती है, क्या होते हैं पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड्स और क्या होते हैं नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए पहले अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँ, है ना, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें एक सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, कोई एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस सोल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या कर दी, एक मेटल डिप कर दी। तो ये जो मेटल है ना, ये क्या कहलाएगा मेरा? ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड। और ये जो जंक्शन है जहाँ पे ये इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोलाइट को टच कर रहा है, इस जंक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, ठीक है। अब होगा क्या, जनरली ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये मेटल होता है, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब डिपेंड करता है कौन सा मेटल है, मोनोवेलेंट है तो एक देगा, बाईवेलेंट है तो दो देगा। मान लेते हैं बाईवेलेंट कोई मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम हुआ, है ना, कैल्शियम हो, कोई सा भी बाईवेलेंट मेटल है। तो गलत लिख दिया। मान लीजिए एक बाईवेलेंट मेटल है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्या बना लेगा? M2+। ये क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। अब एक बात बताओ, मेटल के ऊपर क्या आयन रह सकता है? नहीं, मेटल के सरफेस पे क्या रहते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जैसे ही अपना एटम को इसने क्या किया? ऑक्सीडाइज किया, तो ये आयन बन के कहाँ चला गया? सोल्यूशन में। ध्यान रखना बेटा, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सोल्यूशंस में क्या होते हैं? सोल्यूशन में क्या इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्या सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? नहीं, सोल्यूशन में क्या मिलते हैं? आयंस मिलते हैं। तो ये जो M2+ है ये कहाँ चला गया? सोल्यूशन में, और 2 नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे छोड़ के चला गया। अब बेटा मेटल के सरफेस पे एक एटम तो है नहीं, बहुत सारे एटम हैं, तो ये प्रक्रिया क्या होगी? चलती जाएगी। मतलब नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होता जाएगा और ये आयंस उतने यहाँ बन के इस मेटल के सरफेस पर आते जाएंगे। तो बाय द टाइम बीइंग आपको ऐसा दिखेगा कि सॉल्यूशंस पे पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट होने लगा है, और ये क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोड है इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा है। तो इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा
कि मान लीजिए ये एक मेटल है और ये क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज मेटल, दिस इज सोल्यूशन, और इन दोनों के बीच में ये जो है ये क्या है, ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। तो मेटल के सरफेस के ऊपर बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन से मतलब कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इसके सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज है, सरफेस मतलब जो इंटरफेस है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। सोल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज, है ना, जबकि इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। इतना समझ में आया। तो इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होने लगा है, चार्ज डेवलप होने लगा है, एंड इट विल बिहेव लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों, क्या होता है भाई, शायद 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स या 11th की फिजिक्स में कहीं पढ़ा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 11th में फिजिक्स में होता है। बेसिकली कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों का नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गए, तो ये एक जंक्शन क्रिएट हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। एंड वेन एवर देर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज, हम क्या बोलेंगे, यहाँ क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डेवलप हो गया। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो अगर मैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस को बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह। तो ये जो बैटरी है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब मैं क्या करूं, ये जो मेटल और इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन का इंटरफेस था बेसिकली, ये जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था, इफ आई कनेक्टेड इट बाय अ एक्सटर्नल वायर हैविंग द रेजिस्टेंस आर, ठीक, यहाँ पे एक वायर से जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो इस जंक्शन पर आप देख सकते हो क्या डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। तो नाउ दिस विल बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, पहले यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब बात आती है पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है और नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो सीन बताया है, सेटअप बताया है, ये किसके लिए बताया है, ये पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के लिए ही बताया है, ठीक है। तो जब बाय डिफॉल्ट ये हमारा पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड ही होता है। ये क्या होता है, ये पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड ये होता है कि जब यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और मैं इस वायर से जोड़ दूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू क्या करेंगे, ट्रेवल, और इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा। लेकिन आप सोचो कि यह जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसको मैं आइडियली अगर इन्फिनिटी कर दूँ, इन्फाइनाइट मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को पास करेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मतलब इतने आसानी से होने देगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, पोटेंशियल डेवलप इकट्ठा होता जा रहा है, लेकिन करंट का फ्लो नहीं हो रहा। सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड्स वेयर आर इज इन्फिनिटी। ये आइडियल केस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है आइडियल केस होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स क्या करने स्टार्ट करते हैं, फ्री। तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, मतलब ऐसे समझ लो कि क्या हो रहा है, एक बैलून है, उसको हम फुलाते जा रहे हैं, चार्ज डेवलप होते जा रहे हैं, बैलून फुलाते जा रहे हैं, बैलून फूलता जा रहा है, हवा भरती जा रही है, लेकिन हवा कहीं से लीक नहीं हो रही, तो क्या होगा, ये हवा एक्यूमुलेट होगी, बैलून क्या होगा, बैलून क्या होगा, इन्फ्लेट होगा, ठीक है, फूलेगा। वही चीज यहाँ पर है, चार्ज डेवलप होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप सोल्यूशन में हो रहा है, नेगेटिव चार्ज सरफेस पर हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा। तो दिस चार्ज गेट्स दिस पोटेंशियल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ओवर द टाइम। जबकि अगर आप सोचो कि यही चीज में आर अगर क्या कर दूं, जीरो कर दूं, रेजिस्टेंस है नहीं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा, ठीक है। इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट तो को आपने एक वायर से जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से क्या हो गया, फ्लो हो गया, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड एंड इट विल बिहेव लाइक अ रेजिस्टर, जहां करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, तो ये जो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, इसके क्या एग्जाम्पल हैं आपको पता है। आप लोगों ने अगर पोलरोग्राफी में पढ़ा होगा, तो एक इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम कहते हैं DME, ड्रॉपिंग मर्कुरी इलेक्ट्रोड। ये किसका एग्जाम्पल है, ये पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। और नॉन पोलराइजेबल का, तो जितने भी आपने नॉर्मल सेल्स देखे, बैटरी देखे, आप बाजार से लेके आते हो ना, वो AA की बैटरी, AAA की बैटरी, ये सारे इलेक्ट्रोड जो है वो किसके एग्जाम्पल है, नॉन पोलराइजेबल के। क्यों, जब आप बैटरी लगाते हो तो एक सर्किट कंप्लीट होता है, और इंटरनली जो वायर्स कनेक्टेड होते हैं उसके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है। अब ऐसा होता है क्या, लगाया और इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहा,
वो हमारे किसी काम का है नहीं। तो जितने भी जिंक कैडमियम के बैटरीज हो गई, लिथियम आयन बैटरीज हो गई, तो ये सारे के सारे जो है वो आपके किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल हैं। द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स एक्सपेक्टेड इन ईपीआर स्ट्रक्चर, ईपीआर स्पेक्ट्रम ऑफ कॉपर कॉम्प्लेक्स है ना, कॉपर का जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर I3/2 दिया हुआ है और नाइट्रोजन की कितनी दिया हुआ है 1। तो ईपीआर में बेसिकली जो पूरा का पूरा फंडा रहता है ना वो किसकी वजह से रहता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रहता है। और कैसा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, हाइपर फाइन लाइंस ईपीआर में, इट इज प्रोपोर्शनल टू 2n+1 वेयर I क्या है, I आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है, n क्या है, n यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। तो ये थोड़ा सा अलग है बेटा 1H NMR से। 1H NMR में क्या होता है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन होता है उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होगा तभी हमें उसके करस्पॉन्डिंग NMR में क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, है ना। और थोड़ा दूर चले जाओगे तो कपलिंग क्या होती है, वीक कपलिंग हो जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग हमको सिग्नल नहीं मिलता। तो बेसिकली मोरलेस हम ये कहते हैं कि 1H NMR में क्या होगा, 1H NMR में जो सिग्नल मिलेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसकी वजह से मिलेगा, एडजेसेंट विसिनल कार्बन पे हाइड्रोजन की वजह से। और वहाँ पे भी स्प्लिटिंग 2ni+1 होती है, लेकिन बात ये होती है वहाँ पे क्या कि जो हाइड्रोजन है उसका I कितना होता है 1/2। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये सारा कट के कितना हो जाएगा, ये बचेगा केवल क्या, n+1। तो आपने एक फेमस n+1 रूल पढ़ा होगा, तो वो यहीं से आया। तो इसका जो ओरिजिन है वो 2ni+1 ही है। तो अगर I की वैल्यू हाफ है तो सीधे n+1 लिख सकते हो, लेकिन अगर I हाफ नहीं है तो फिर हमको डायरेक्टली 2ni+1 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ईपीआर में क्या होता है, ईपीआर में ये जो कॉपर है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, और +2 कॉपर मतलब क्या हुआ, D9। तो D9 मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बचेगा, अनपेयर्ड कॉपर के d ऑर्बिटल्स में, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईपीआर सिग्नल विच वी ऑब्जर्व। अभी बोले कितनी लाइंस एक्सपेक्ट होंगी इस ईपीआर में, तो ये जो कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये किसके साथ कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ, तो इसके साथ भी ये क्या करेगा, सिग्नल शो करेगा। तो बेसिकली जो जनरली देखो थियोरेटिकली तो ये कहा जाता है कि इफेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के साथ भी शेयर करेगा। शेयर इन द सेंस मतलब क्या होगा, इस लोन पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डेड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो बेसिकली कहते हैं क्या कि थ्योरेटिकली क्या होता है कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू कनेक्ट कर सकता है, मतलब जहां जहां इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर सकता है उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलते हैं, उतने सिग्नल्स या लाइंस मिलती हैं किसमें, ईपीआर में। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कौन सा है, कॉपर, जिसके लिए I की वैल्यू कितनी दी है 3/2। फिर है नाइट्रोजन जिसके लिए I की वैल्यू दी है 1। हाइड्रोजन की एक्सप्लिसिटली दी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन की कितनी होती है 1/2। अब सवाल के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी 2ni+1 फॉर एवरी NMR EPR एक्टिव न्यूक्लियाई, जिसकी भी I की वैल्यू नॉन जीरो होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेंगे, उतनी लाइंस मिलेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस लाइंस, सारी लाइंस का प्रोडक्ट। तो क्या होगा, अगर हम कॉपर के लिए देखें तो कॉपर के लिए 2ni+1, तो कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, 2n हो गया, I कितना है 3/2+1, तो देख बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना मिला 4 लाइंस मिला। नाइट्रोजन के देखते, अगर हम 2ni+1 लगाएं तो नाइट्रोजन के कितने एटम है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम है डायगोनली अपोजिट स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में, 2 to 4, और I की वैल्यू कितनी है नाइट्रोजन की 1, तो 4+1 कितनी हो गई 5 लाइंस हो गई, ठीक है। और हाइड्रोजन की अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन की n+1 डायरेक्टली लिख दें तो हाइड्रोजन भी कितना है 2, तो ये हो गया 2+1 कितनी लाइंस 3 लाइंस। तो थियोरेटिकली टोटल लाइंस विल बी क्या होंगी 4 × 5 × 3, तो कितना हो जाएगा 5 × 20, 23 60 लाइंस। तो थियोरेटिकली 60 लाइंस है, बट 60 आपका ऑप्शन में नहीं है। दिस इंप्लाइज क्या, इसका मतलब ये है कि आपका हाइड्रोजन जो है
ये स्प्लिट नहीं कर रहा, इसका सिग्नल स्प्लिट ईपीआर में नहीं कर रहा, मतलब ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा ईपीआर, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो केवल हम जो स्प्लिटिंग लेंगे वो किससे लेंगे, कॉपर से और नाइट्रोजन से। तो अगर हम कॉपर और नाइट्रोजन का देखें तो अगर इन दोनों के लाइंस का प्रोडक्ट ले लें, 4 5 से कितना होता है 20, तो यहाँ से आसानी से आपको ये जवाब मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना हमारी, ये है क्या। तो दिस इज अ फेमस रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज शॉर्ट में OMDM रिएक्शन। OMDM का मतलब क्या होता है, ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। पहले ऑक्सी मर्कुरेशन होगा, मर्कुरी जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन होगा, और फिर क्या होगा, डीमर्कुरेशन होगा, रिडक्शन होगा। तो ओवरऑल क्या होता है, तो अगर मैं आपको एक जनरल आउटलाइन दूं, RCH डबल बॉन्ड CH2 में, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका OMDM कराएं, रीजेंट क्या है ये जो दिया हुआ है, पहला मर्कुरिक एसिटेट या Hg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और लास्ट में NaBH4। मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं है, आप बस इसमें समझ लो, क्योंकि है ना वो अननेसेसरी, फिर क्या होगा अगर एक एक मैकेनिज्म अगर आप पूरा जाओगे तो इट विल बी वेरी लेंथी। और ये क्या होता है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, OMDM हो गया, बहुत फेमस रिएक्शन है। तो इसके मैकेनिज्म आसानी से आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, या आप नॉर्मली किसी भी गूगल पे सर्च करोगे तो यू विल गेट इजीली, है ना, आंसर आसानी से मिल जाएगा। हम इंपॉर्टेंट समझते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो अप्रोच करना है वो कैसे करना है। तो ये क्या होता है, ये आपका OH इस कार्बन पे लगा देगा और इस कार्बन से क्या जोड़ देगा, H जोड़ देगा। तो एक जगह OH जुड़ेगा, एक जगह H जुड़ेगा। OH कहाँ से आएगा, OH आएगा आपके मरकुरी से, और H कहाँ से आएगा, NaBH4 से। ठीक है, तो ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन होता है ये। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो OH ऐड हो रहा है, ये कहाँ ऐड हो रहा है, ये ऐड होता है कौन से कार्बन पे, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, है ना। दिस इज कॉल्ड एज समथिंग नोन एज मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब जो आपका नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव स्पीसीज है वो उस कार्बन पे जुड़ेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है ना। ठीक है, तो ये कहलाता है मार्कोनिकॉफ एडिशन। एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन फॉलो करता है। वहां क्या होता है, वहां उल्टा होता है, वहां OH उस कार्बन पे जुड़ता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। ठीक है, चलिए, तो एक चीज तो क्लियर है कि OH को जो जोड़ना है वो किस कार्बन पे जोड़ना है, ऊपर वाले कार्बन पे कि नीचे वाले कार्बन पे, ऊपर वाले कार्बन पे, क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो उसका मतलब OH ऊपर वाले कार्बन पे जुड़ेगा, तो उसका मतलब 3 और 4 तो क्लियरली हो ही नहीं सकता। केवल कौन सा होगा आपका, फर्स्ट और सेकेंड। तो ओनली ऑप्शन इज, जुड़ने का तरीका क्या होगा, ऊपर से जुड़ेगा कि नीचे से जुड़ेगा, क्योंकि आपका ये जो डबल बॉन्ड है ये एक साइक्लोहेक्सीन सिस्टम है ना। ये जो है आपका साइक्लोहेक्सीन सिस्टम है, और साइक्लोहेक्सीन सिस्टम मोर और लेस क्या होता है, प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो ऊपर से भी अप्रोच हो सकता है और नीचे से भी अप्रोच हो सकता है। पर इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसे हम समझते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल अटैक। मोस्टली ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कैसे जुड़ता है, ये एक्सियल तरीके से जुड़ता है, इक्वेटोरियल तरीके से नहीं जुड़ता। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा मैकेनिज्म से, क्योंकि अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी मैकेनिज्म की। ठीक है, किस तरीके से एक्सियल अटैक होता है आइए देख लेते हैं। तो ये जो आपका सिस्टम है ये क्या है, दिस इज अ साइक्लोहेक्सीन सिस्टम, है ना। ये साइक्लो सिस्टम की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो आपको पूरा रिंग स्ट्रक्चर है इसको हम कॉमनली कैसा सिस्टम बोलते हैं, साइक्लोहेक्सीन सिस्टम। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में क्या करता है, लॉक कर देता है, क्योंकि बल्कि है। तो जनरली जो साइक्लोहेक्सेन है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, मोर स्टेबल चेयर फॉर्म में। लेकिन साइक्लोहेक्सीन को जो हम ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो करते हैं हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन में। उसकी रिएक्टिविटी वहां आसानी से समझ में आती है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, इस कार्बन पे ये मिथाइल है ना, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, दोनों सेम साइड है। तो बेसिकली जब मैं इसको हाफ चेयर में बनाऊंगा तो ये जो डबल बॉन्ड है बीच में, इसको मैं बिल्कुल ऐसे शो करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखो, इस कार्बन पे मिथाइल और ये क्या है, H। ठीक है, दोनों सेम साइड जोड़ दिए, 2 कार्बन ऐसे हो गए। फिर क्या करते, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब 4 कार्बन एटम क्या होते हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, फिर ये नीचे से ऐसे, ये ऊपर, और फिर ये ऐसे, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। मतलब मैं आपको थोड़ा बताऊँ, यहाँ और यहाँ ये जो है ना, ये कोई बॉन्ड नहीं, ये बस ऐसा है कि पीछे से जा रहा है, पीछे से पास हो रहा है। दिस कन्फर्मेशन इज कॉल्ड एज हाफ चेयर कन्फर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से क्या होता है ना, आसानी से समझ में आता है। अब जुड़ किस कार्बन पे रहा है, जिस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। तो अगर आप नंबरिंग दे दो यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो अगर यहाँ पे भी आप नंबरिंग दे दोगे तो 1, 2, 3 और 4 हो गया। तो फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोजन, फोर्थ कार्बन पे जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये वेज पर है। वेज का मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ है। और आप देखोगे ऊपर की तरफ ये जो पोजीशन है वो कहलाती है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज सीडो इक्वेटोरियल पोजीशन। और सीडो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब यही होता है, जैसे चेयर में इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल होती है, वैसे ही क्या होगा, इसमें भी आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल होगी। अगर मैं इसका अदर वे राउंड भी बना सकता था, मैं मतलब इसको ऐसे भी बना सकता था, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे इस टाइप से है ना पीछे से, तो फिर उसमें क्या होता, उसमें 1, 2, 3 और 4, और 4 कार्बन पे ये कहाँ था, ऊपर, और इसका वर्टेक्स क्योंकि ऊपर है तो इसका मतलब ऊपर, ये कैसी जगह रखता, दिस इज कॉल्ड एज सीडो एक्सियल पोजीशन। और आपको पता है एक्सियल पोजीशन तो हाईली स्टेबल होती है और हाईली अनस्टेबल होती है, और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप तो वैसे ही बहुत बल्कि है, तो ये इस कन्फर्मेशन में तो है ना रहेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल का जो अप्रोच है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर हमारा, या न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्या जुड़ना है मिथाइल पे, OH को जुड़ना है। ठीक है, तो डायरेक्ट OH नहीं जुड़ता, बेसिकली पहले क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर वो इंटरमीडिएट जाके जो होता है ब्रेकअप करता है, और फाइनली क्या होगा, जो प्रोडक्ट में आप देखोगे तो एक कार्बन पे OH दिखेगा और एक कार्बन पे H दिखेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट OH माइनस अटैक करता है ना, इसका मैकेनिज्म अगर आप ध्यान से जब पढ़ोगे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का, तो आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, तो ये OH का अप्रोच है ना, अब इस कार्बन पे होना है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे दो ही अप्रोच पॉसिबल है, कौन सा, या तो ये ऊपर से अटैक कर सकता है वर्टिकली अपवर्ड, या तो ये क्या कर सकता है वर्टिकली डाउनवर्ड। और चाहे ऊपर से आए वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड आए, तो ये जो अटैक होगा ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका एक्सियल अटैक, है ना, एक्सियल अटैक ही तो होगा। क्या इसमें इक्वेटोरियल अटैक पॉसिबल है, ऐसे ऑब्लिक टेढ़ से नहीं, तो एक्सियल ही होगा। तो ओनली डिफरेंसेस कि ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मान लीजिए इसको, अब देखिए केस 1 ले रहा हूँ, केस 1 क्या, कि मान लेता हूँ कि मेरा ये जो OH है ये नीचे से ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, ये देखिए ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये अगर नीचे से अप्रोच करेगा इस OH को, तो ऐसे समझो कि ये ऐसे है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आप ऐसे समझिए, ये दोनों डबल बॉन्ड है, ये OH जो है वो नीचे से अप्रोच कर रहा है, मतलब ये डबल बॉन्ड इज अप्रोचिंग टुवर्ड दिस OH फ्रॉम डाउन साइड लाइक दिस। तो ये जो है एक तरीके से आप इसे वो पिवट समझ लो, है ना, आपने वो देख सीसॉ देखा होगा ना, ऊपर नीचे होता है ना, वैसे ही। तो अगर ये नीचे से आ रहा है तो दिस डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, इस OH को OH के पास रीच करना पड़ेगा। तो अगर ये नीचे से रीच करेगा तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से टिल्ट कर जाएगा। तो वही चीज़ मैं अगर यहाँ आपको ड्रॉ करूँ तो ये चीज़ क्या होगी, यहाँ इस तरीके से होगी। अरे ठीक है, इस पे आप ध्यान रखना, इस डबल बॉन्ड पे ये कुछ ऐसा होगा। अच्छा, अब यहाँ जुड़ जाएगा कहाँ, ये OH नीचे, तो मिथाइल कहाँ जाएगा, ऊपर। अच्छा, जिस डायरेक्शन में मिथाइल था उसी डायरेक्शन में आपका H भी था, तो ये तो अपनी जगह रहेगा। अब व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 2 कार्बन, तो अब देखोगे ध्यान से कि अगर ये नीचे गया, ये वाला ये चीज़ नीचे गई, तो ये वाला कार्बन क्या गया, ऊपर, जस्ट लाइक है ना, वो पिवट जो होता है सीसॉ में वैसा। और ये वाला कार्बन जो है, ये वाला, ये जैसे इसके पीछे वाला है, तो ये क्या होगा, तो अगर ये ऊपर गया है तो ये थोड़ा सा क्या जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और आप देखो बिल्कुल ट्रेस करना, ये बॉन्ड नीचे, ये बॉन्ड नीचे। और वैसे ही इस मिथाइल वाले कार्बन का जो बगल वाला कार्बन है, क्योंकि अभी ये नीचे की तरफ गया है, ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन नंबर 1, तो इसके जस्ट पीछे वाला कार्बन, मतलब जो इसकी ये वाला है, ये कहाँ जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, और आप देख सकते हो ये एक बैक बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये बैक बॉन्ड से क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएगा। और ये चीज़ ऐसे है तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, दिख रहा है। तो ये जो आपको ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी दिख रही है, बोट लाइक, है ना, बोट जैसी ही तो दिख रही है, बट दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड बोट। ये कहलाती है ट्विस्टेड बोट कहलाती है।
ठीक है। तो अगर ये ऐसे जाएगा ना नीचे से अप्रोच करके, तो क्या किस ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा, ट्विस्टेड बोट से जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये मान लो ऊपर से जाता, ये वाला अप्रोच लेता, देखो जाना तो उसे एक्सियल ही है, बस दो तरीके हैं एक्सियल जाने के, या तो वर्टिकली अपवर्ड जाए या तो वर्टिकली डाउनवर्ड जाए। तो अगर वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये ट्विस्टेड बोट इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट से जा रहा है। लेकिन अगर ये वर्टिकली अपवर्ड जाए तो क्या होगा, तो अब फिर से देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड है, अगर इसका अप्रोच ऊपर होगा तो ये कैसे जाएगा, ऐसे इसको ऐसे टच करने के लिए इट विल स्विंग अदर वे अराउंड। अरे ठीक है, ये अदर वे अराउंड ये स्विंग करेगा, तो यही मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, ठीक, लाइक दिस, है ना, इट विल गो लाइक दिस ऊपर से। तो यहाँ पे जो ओ एच है आपका कहाँ जोड़ेगा, ऊपर एक्सियल, तो मिथाइल कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक। और जिस साइड मिथाइल है उसी साइड क्या है आपका, एच बी है। सेम वही लॉजिक लगाएंगे हम कि जिस कार्बन पे मिथाइल था, जिस कार्बन पे मिथाइल था, इसके पीछे वाला कार्बन, क्योंकि ये अब क्या गया, अब क्या गया, ये देखो अब कहाँ गया, ये ऊपर गया, कौन सा कार्बन नंबर 1 ऊपर गया, तो उसके जस्ट पीछे वाला कार्बन क्या होगा, नीचे जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये कैसे हुआ इस डायरेक्शन में, एंड जस्ट सीधा इसके पीछे वाला ये लाइन आप देख रहे हो, तो जैसे ही जाओगे आप ये लाइन आपको क्या दिखेगी, पैरेलल दिखेगी इस ग्रीन लाइन के। तो ये क्या हुआ, ये ऐसे मूव हुआ था, और इसके पीछे वाला जो बॉन्ड जुड़ा था हाफ चेयर में वो भी इसके पैरेलल है। मतलब बेसिकली ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये वाला ब्लू, ये मैं ब्लू से बना रहा हूँ, चलिए ये मैं ग्रीन से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड तो ऐसे अप्रोच किया था तो ऐसे हुआ, पीछे वाला जैसे इसके पैरेलल था। अब क्या है, अब क्योंकि ये वाला मिथाइल वाला कार्बन है ना, थोड़ा हौच पौच हो गया, मिथाइल वाला कार्बन ऊपर गया था, उसके पीछे वाला कार्बन कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं उसको जोड़ दूँ कुछ ऐसा जुड़ेगा, और ये वाला कार्बन क्योंकि नीचे गया था तो ये कहाँ होगा, ऊपर, इसको ऐसे जोड़ दो। तो अगर आप देखोगे जैसे ही मैंने एक दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, मुझे यहाँ क्लियर दिख गया कि मुझे यहाँ पे किस टाइप का इंटरमीडिएट दिखेगा। दिस इज अ चेयर लाइक, है ना, एग्जैक्ट चेयर तो नहीं है, आराम कुर्सी ही बना दी है, चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट। आप खुद सोच के बताओ, चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी कि बोट वाली, आपको पता है चेयर वाली ज़्यादा स्टेबल होती है ना, बिकॉज ऑफ द वही, बोट में क्या होता है ना, बिल्कुल सामने सामने फ्लैगपुल इंटरेक्शंस होते हैं, जबकि चेयर में क्या होता है ना, इक्वेटोरियल होने की वजह से और एक्सियल होने की वजह से जो इंटरेक्शन से फ्लैगपुल इंटरेक्शंस वो क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। खैर ये आपने अलग अलग कन्फर्मेशन और उनकी स्टेबिलिटी पढ़ी ही होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये जाएगा तो दो ट्रांजिशन स्टेट से जा सकता है, एक ट्रांजिशन स्टेट वो होगी जो बोट बनाएगी और एक ट्रांजिशन स्टेट वो होगी जो चेयर बनाएगी। तो आप खुद सोचो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, स्टेबल वाले रूट से कि अनस्टेबल वाले रूट से, स्टेबल वाले रूट से। तो स्टेबल वाला रूट हमारा कौन सा है, चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो कहाँ से जोड़े OH को, ऊपर से कि नीचे से, ऊपर से। क्यों, ऊपर से जोड़ने पे वो चेयर से जाएगा, नीचे से जोड़ने में आपको मैंने दिखाया वो ट्विस्टेड बोर्ड से जाएगा, ऊपर जुड़ेगा OH। तो आप ऑप्शन पे आ जाओ, तो तीसरा चौथा तो हमने क्या किया था, वैसे एलिमिनेट कर दिया था। OH कहाँ जुड़ेगा, ऊपर, मिथाइल कहाँ जाएगा, नीचे। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। तो इंपॉर्टेंट बस ये है कि साइक्लोहेक्सीन सिस्टम जो होता है, बेसिकली कोई भी एक 6 मेंबर के रिंग, जो देखो साइक्लोहेक्सीन, अगर मान लो साइक्लोहेक्सीन होता तो ये इसका एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो साइक्लोहेक्सीन नॉर्मली प्लेनर होता है, फ्लैट होता है। लेकिन अगर आपने क्या किया, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, फ्लैट ही हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक चेयर फॉर्म में, हाफ चेयर में बना लेते हैं। डबल बॉन्ड ऐसे, एक कार्बन आगे एक कार्बन पीछे, मतलब 1 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 कार्बन आइटम होते हैं आपके, ये बिल्कुल क्या होते हैं, 4 कार्बन आइटम, ये एक प्लेन में होते हैं, और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, और दोनों बिल्कुल इस तरीके से जुड़े होंगे। दिस इज कॉल्ड एज हाफ चेयर कन्फर्मेशन। तो इनमें इससे क्या होता है ना, रिएक्टिविटी समझ में आ जाती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको इनसाइट मिला होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हो ना कैसे कंसेप्ट लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अनप्रिपेयर्ड नहीं जा सकते। हाँ, शॉर्टकट तरीका हो या लॉजिक हो या प्रेजेंस ऑफ माइंड के कुछ सवाल होते हैं, तो उससे आप सिर्फ कुछ सवाल कर सकते हो।
लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आपका माइंड अच्छे से चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें तब है ना एक्यूमुलेट होती हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट आप लोगों ने सुना होगा ना, कंपाउंड होती हैं चीज़ें। तो एक बार जाओ ना तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, कि ऐसा ना हो कि यार एग्जाम में जाओ और ऐसा फील आए कि यार ये क्वेश्चन था, ये कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो सुना था, है ना। एग्जाम में जाके क्या नहीं फील नहीं आनी चाहिए कि सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, ऐसा नहीं, है ना, पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपको डाउट्स हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।